हेलो साथियों, जय हिंद। वेलकम टू एग्जाम स्केल। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है और उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं आप सभी की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और हमारे इस जीके की टेंशन वाले सेशन से आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। समझ लीजिए कि एक तरह से जीके का आपका पूरा सिलेबस कवर करवा दूंगा मैं, बस आप लोग साथ बने रहिएगा और डेली वीडियो को देखते रहिएगा। तो देखिए, इसमें मैं सारी चीज़ें कवर करवा रहा हूँ, ठीक है। आपने सोचा भी नहीं होगा दोस्तों, लेकिन समझ लीजिए धीरे धीरे करके ये पूरा आपका जो है जीके कवर हो जाएगा, ठीक है। आप बस वीडियो लास्ट तक वीडियो को देखा करिए और लास्ट तक हमसे जुड़े रहिए, फिर आप इसका कमाल देखिएगा। आइए चलते हैं, सेशन को शुरू करते हैं दोस्तों। बेहतरीन सेशन है आपके लिए और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करिए और कमेंट करके अपना सजेशन जरूर दिया करिएगा, ठीक है। उससे पहले दोस्तों देखिए, मैं एक चीज़ बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ कि आप लोग टेक्स्ट बुक पर जाकर सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, क्योंकि देखिए इस समय ऑफर चल रहा है, ठीक है। आपका 299 रुपये में आपका जो है 18 महीने के लिए मिल जाएगा, यानी कि 1.5 साल का। वैसे तो ये 399 में 1 साल का मिलता है, लेकिन आपको 6 महीने बढ़ा करके वैलिडिटी जो है 18 महीने का 299 में दे रहा है। इसको ले लेने से आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि इस पर आप कोई भी एग्जाम, एसएससी का कोई एग्जाम हो, आर्मी का कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, ठीक है, यूपी का कोई भी एग्जाम हो, स्टेट मतलब किसी भी स्टेट का कोई भी एग्जाम हो ना, दुनिया मतलब भारत में जितने भी एग्जाम बने हैं सरकारी नौकरी के लिए, सबका टेस्ट आप इस पर दे सकते हैं और बेहतरीन टेस्ट है। उसके साथ में आपको प्रीवियस ईयर भी यहाँ पर मिलता है, ठीक है। सभी प्रीवियस ईयर आपके क्वेश्चन जाकर के यहाँ से सॉल्व करिए। सबसे बेहतरीन इसमें जानते हैं क्या लगता है, जैसे आप कोई टेस्ट दे रहे हैं तो आप जैसे टेस्ट को पूरा कंप्लीट करेंगे तो आपका पूरा चीज़ बता देगा कि आपने कितने एक्यूरेसी कितनी है आपकी, कितने क्वेश्चन गलत किए हैं आप, ठीक है, और कहाँ पे कितने नंबर बन रहे हैं, हर चीज़ इसमें आपका बताता है। तो इस पर टेस्ट देंगे आपको रैंक भी बताता है इसमें, मतलब कि बहुत अच्छा है। अगर आप इस पर कंटिन्यूस टेस्ट देते हैं आप, तो आप समझ लीजिए बहुत ही अच्छा आपका प्रैक्टिस हो जाएगा और आप अच्छे एग्जाम में नंबर भी लाने वाले हैं, ठीक। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर के आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। उससे पहले आगे दो आपके लिए 4 लाइनें लिखिए, सुनिएगा ध्यान से। हौसले जिनके चट्टान हुआ करते हैं, रास्ते उनके आसान हुआ करते हैं, ठीक है। जिनके हौसले चट्टान हुआ करते हैं, रास्ते उनके ही आसान हुआ करते हैं। ऐ नादान न घबरा इन परेशानियों से, ये तो पल भर के मेहमान हुआ करते हैं। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, परेशानियों से हमें बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए। जितनी परेशानियां आ रही हैं आप आने दीजिए, क्योंकि ये पल भर की मेहमान होती हैं, बस कुछ समय के लिए होती हैं, ठीक है। क्योंकि दोस्तों परेशानी दिक्कत उसी को होती है जो मजबूत होता है। भगवान उसी की परीक्षा लेता है जिससे वो समझ सकता है कि हाँ ये उसके काबिल है। तो आप लोग उसके काबिल हैं, इसीलिए आपकी परीक्षा ली जा रही है। तो आप एकदम डटे रहिए, मेहनत कंटिन्यूस करते रहिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी, ठीक है। आइए हम लोग आगे चलते हैं। एच के भाई की एक दो लाइन थी दोस्तों कि अपने किरदार से महकता है इंसान, यानी कि आपका किरदार ही आपको महकाएगा, क्योंकि इस चरित्र को पवित्र करने का इत्र नहीं आता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। आइए हम लोग पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए पहला ही क्वेश्चन धमाकेदार है। ये आपका जो है प्राचीन इतिहास का क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया था। देखिए दोस्तों, उस समय में जो आपका जैन धर्म है और बौद्ध धर्म थे, जैन धर्म का तो बता ही दिया आपको मैंने, महावीर प्रसाद जो थे वो प्राकृत भाषा में उपदेश दिया करते थे। अब बात महात्मा बुद्ध जी की आती है, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध के बारे में बता दें दोस्तों, ये बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इन्हें हम लोग एशिया की ज्योति यानी कि लाइट ऑफ एशिया भी कहते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लेता है बार बार एग्जाम में, ठीक है। इनके बारे में भी हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। उससे पहले बता दें दोस्तों, जो महात्मा बुद्ध थे अपना ये उपदेश जो देते थे वो पाली भाषा में अधिकतर देते थे, ठीक है। तो पाली भाषा यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब आइए हम इनके बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो ये थे वो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म लुम्बिनी ग्राम कपिलवस्तु में हुआ था, ठीक है। जन्म वर्ष आपका 563 ईसा पूर्व था। पिता का नाम इनके शुद्धोधन था और माता का नाम महामाया था। पत्नी इनकी यशोधरा थी, ठीक है। इनके पुत्र का नाम राहुल था दोस्तों। जो इन्होंने गृह त्याग किया था वो 29 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग किया था, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, गृह त्याग को क्या बोला जाता है, तो महाभिनिष्क्रमण बोला जाता है। तपस्थल यानी कि यहाँ पे जहाँ पे इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी दोस्तों, उर्वेला जो आपकी निरंजना नदी के किनारे था वहाँ पे किया था ज्ञान की प्राप्ति। इनको गृह त्याग के 6 वर्ष बाद यानी कि 29 वर्ष में गृह त्याग किया था और 6 वर्ष बाद यानी कि 35 वर्ष की अवस्था में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महापरिनिर्वाण यानी कि इनकी मृत्यु कब हुई थी दोस्तों, तो 483 ईसा पूर्व कुशीनगर, यानी पहले कुशीनारा नाम था इसका, कुशीनगर हो गया है। तो यहीं पर इनका महापरिनिर्वाण हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखिएगा। इसके साथ में दोस्तों बता दें आपको, गौतम बुद्ध ने पहला जो उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था और सारनाथ का पुराना नाम क्या था, ऋषिपत्नम नाम था। ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सभी चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी आपको बता दें इसमें दोस्तों, जो बौद्ध धर्म है वो अनिश्वरवादी तथा अनात्मावादी था। इसमें दोस्तों बुद्ध में जैसे बुद्ध जो थे उन्होंने संघ एवं धम्म यानी कि 3 बुद्ध धर्म के त्रिरत्न है। ये जो दो तीनों जो है ना, बुद्ध, संघ और धम्म, ये तीनों जो है बौद्ध धर्म के क्या है, त्रिरत्न है। इन्हें भी ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। इसके साथ बता दोस्तों, उनके जन्म का जो प्रतीक चिन्ह था वो कमल या साण था। गृह त्याग घोड़ा, ज्ञान जो पीपल वृक्ष और निर्वाण पद चिन्ह था और मृत्यु जो थी वो स्तूप था। तो ये सारी जानकारियाँ थी दोस्तों जो आपका बौद्ध धर्म से संबंधित आपके एग्जाम में पूछ सकती हैं। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, जो बुद्ध ने, भगवान बुद्ध ने अपना जो प्रथम उपदेश आपका सारनाथ में दिया था उसे हम लोग धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। इस चीज़ को भी आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। इसके साथ ही आपको बता दें दोस्तों, जो आपका सर्वाधिक जो उपदेश जिन्होंने दिया था वो आपका कहाँ पे दिया था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो सर्वाधिक उपदेश दिया गया था भगवान बुद्ध के द्वारा वो किस जगह पे दिया गया था। इस चीज़ को आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक। अब आइए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, जो इन्होंने सबसे यहाँ पे लिखा है ना, पाली भाषा में उपदेश दिया था। इस चीज़ को आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे 3 पिटक थे, सुक्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। इनको भी याद रखिए, जो पिटक हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, ठीक है।
और यहाँ पे देखिए दोस्तों महत्वपूर्ण संगीतियाँ हैं, ये 4 जो संगीतियाँ हुई थी, जैसे जैन धर्म में 2 संगीतियाँ हुई थी, वैसे ही बौद्ध धर्म में 4 संगीतियाँ हुई थी। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो प्रथम जो आपका राजगृह में हुआ था, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा कुंडलवन में हुआ था। इसके शासनकाल में देखिए दोस्तों ये चारों थे। इसको याद करने की मैं बेहतरीन ट्रिक आपको बताता हूँ कि आज कल अशोक कान्हा है। ये बेहतरीन ट्रिक है, इससे अच्छा ट्रिक आपको मिलेगा ही नहीं। बस आप लोग इससे याद रखिएगा कि आज मतलब अजातशत्रु हो गया, कल मतलब काला अशोक हो गया, अशोक से अशोक हो गया और कान्हा से कनिष्क हो गया। ये बेहतरीन ट्रिक है, समझ लीजिए एक तरीके से अपने आप में रामबाण है जो कभी नहीं भूलेगा आपको। ठीक। अब भाई हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका जो है मध्यकालीन इतिहास का क्वेश्चन है कि 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों देखिए विजयनगर दोस्तों एक साम्राज्य था जिसकी स्थापना जो की गई थी वो आपका किया गया था हरिहर और बुक्का के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए हम इसके बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। दोस्तों जो विजयनगर साम्राज्य था इसकी स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का दोनों भाइयों ने की थी। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, हरिहर बुक्का ने दोस्तों इसकी स्थापना जो थी विद्यारण्य संत से आशीर्वाद प्राप्त करके की थी। इसी में दोस्तों संगम वंश की स्थापना की गई थी, यही भी याद रखिएगा। हरिहर बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की थी। विजयनगर जो साम्राज्य था उसकी राजधानी हम्पी थी, याद रखिएगा। इसकी राजभाषा तेलुगु थी, ये भी याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, ये दोस्तों जो कृष्णदेव राय थे ये तुलु वंश के शासक थे। और ये बता दें आपको दोस्तों जो अष्टदिग्गज नाम लिया जाता है ना, इन्हीं के शासन, इन्हीं के दरबार में रहते थे। जो तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे जिन्हें हम लोग क्या बोलते थे, अष्टदिग्गज बोलते थे। इन्हीं की रचना दोस्तों आमुक्तमाल्यदा है, जिसे याद रखिएगा आप लोग। संस्कृत में इसे जामवती ने जो कल्याणम की रचना की, इसे भी याद रखिए आप लोग। तुलु वंश का अंतिम शासक कौन था, तो सदाशिव था, ये भी याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन आ गया आपका। ये आधुनिक इतिहास का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। जो रचनाएं महत्वपूर्ण है वो पूछी जाते हैं एग्जाम में। सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है, मतलब कि किसकी रचना है। तो दोस्तों जो सत्यार्थ प्रकाश है आपकी वो स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना। इन्होंने कहा था कि वेदों की ओर लौट चलो। ठीक है, याद रखिएगा। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ठीक है, उसके बाद स्वामी विवेकानंद हो गए आपको दोस्तों, वेलूर मठ हो गया, इसके संस्थापक थे, याद रखिएगा। रामकृष्ण मिशन हो गया, ये सभी थे। ठीक है, अब आइए हम लोग डिटेल में चर्चा करते हैं आगे। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो बंदी जीवन है आपका सच्चिदानंद सन्याल की हो गई पुस्तक। ठीक है, उसका जो महत्वपूर्ण है देख लीजिएगा आप लोग अपना अपना। यहाँ पे कर्मयोगी हो गया, वंदे मातरम अरविंद घोष का हो गया, लाइफ डिवाइन हो गया। ठीक है, यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये महात्मा गांधी की हो गई। संवाद कौमुदी आपका राजा राम मोहन राय, सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर का हो गया। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन पूछता है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये किसकी है, तो दादा भाई नौरोजी की। इंडिया डिवाइडेड किसकी है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। अनहैप्पी इंडिया और यंग इंडिया लाला लाजपत राय का हो गया। ये क्वेश्चन पूछता है कि इंडिया विंस फ्रीडम और किसकी है, तो अबुल कलाम आजाद की हो जाएगी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया और जवाहरलाल नेहरू जी की हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपका इंडियन अनरेस्ट हो जाएगा आपका वैलेंटाइन सिरोल का हो जाएगा, ये भी ध्यान में रखिएगा आप लोग। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका दिया हुआ सत्यार्थ प्रकाश किसका है, दयानंद सरस्वती। इंडिया स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस का देख लीजिएगा, बंदी जीवन। बाकी यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ये सारी किताबें थी आपकी आधुनिक काल की। अब बात आता है आपका ज्योग्राफी का, वर्ल्ड ज्योग्राफी में दोस्तों जैसे कि महत्वपूर्ण जल संधियाँ पूछ लेता है कि कौन सी जल संधि किस देश को जोड़ती है या फिर किस महासागर को अलग करती है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बनता है। तो देखिए यहाँ पे पाक जल संधि की बात की गई है, किन देशों को अलग करती है। तो दोस्तों जो जल संधियाँ होती हैं वो 2 देशों को अलग करती हैं और 2 जलों को जोड़ती हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपकी जो पाक जल संधि हो गई, ये किन किन देशों को अलग करती है, तो भारत और श्रीलंका को अलग करती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, पाक समझ के देख के आप लोग पाकिस्तान मत समझ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण जल संधियाँ जैसे मलक्का जल संधि बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों आपका। ये इंडोनेशिया और मलेशिया को अलग करता है और जोड़ता किसको है, अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ता है। पाक जल संधि दोस्तों भारत और श्रीलंका को अलग करती है और जोड़ती किसको है, पाक खाड़ी एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। सुंडा जल संधि देख लीजिएगा महत्वपूर्ण है आपकी, ये इंडोनेशिया में है, ये जावा सागर एवं हिंद महासागर को जोड़ती है दोस्तों। ठीक है, मेसिना हो गया और उंटो जल संधि देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, बाब अल मंदेव ये भी एग्जाम में पूछता है, जो कि लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ता है। कुक जल संधि देख लीजिएगा आपका, ये जो है दक्षिण प्रशांत महासागर में न्यूजीलैंड को और दक्षिणी द्वीप को जोड़ता है, यानी कि उत्तरी द्वीप न्यूजीलैंड के ही उत्तरी और दक्षिणी द्वीप को जोड़ता है कुक जल संधि। ठीक है, बॉस जल संधि देख लीजिएगा तस्मान सागर और दक्षिणी सागर को जोड़ता है। बेरिंग जल संधि आपका बेरिंग सागर और चुक्ची सागर को और अलास्का रूस को। देखिए जो बेरिंग जल संधि है इसे हम लोग एशिया और क्या बोलते हैं हम लोग उत्तरी अमेरिका, यानी कि इन दोनों को जो जोड़ता है वो कौन जोड़ता है, तो बेरिंग जल संधि, ये भी याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, अगला देखिए डेवी जल संधि इंपॉर्टेंट है, डोबर जल संधि ये भी आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, डोबर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फ्लोरिडा हो गया। हारमूज देखिए बंगाल फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है कौन, हारमूज। ओमान और ईरान को अलग करता है। ये सभी इंपॉर्टेंट देखिए जल संधि मैंने यहाँ पर रख लिया। जिब्राल्टर भी देख लीजिएगा आप लोग, महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके बाद ये मैगलेन जल संधि हो गया, मकारासार हो गया आपका देख लीजिएगा, सुगारू जल संधि हो गया, तातार जल संधि हो गया। ठीक है, सभी महत्वपूर्ण है, आप लोग देख लीजिएगा। भाई बात अगले क्वेश्चन की आती है, इनमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो देखिए दोस्तों जो सभी नदियाँ होती हैं वो अपने साथ जो तलछट बहा के लाती हैं उसके द्वारा वो क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, लेकिन जो दोस्तों नर्मदा और ताप्ती नदी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ये दोनों जो है वो तलछट बहा के नहीं लाती हैं। जो मिट्टियाँ या फिर जो बहाव में लेके आया जाता है वो नहीं ले आ पाती हैं, इसीलिए ये क्या नहीं बना पाती हैं, डेल्टा नहीं बना पाती हैं। और ये पश्चिम से मतलब कि पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं, इसे ध्यान रखिएगा। अभी हम बताते हैं आगे डिटेल में, देखिएगा।
यहाँ पे देखिए लिखा है ना, भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ जैसे कि नर्मदा और ताप्ती डेल्टा नहीं बनाती हैं, क्योंकि वे विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ों द्वारा बनाए गए भ्रंश क्षेत्र से होकर बहती हैं, जो चट्टानी है और किसी भी जलोढ़ सामग्री से रहित है। इस प्रकार वे डेल्टा बनाने के लिए अधिक तलछट नहीं ला पाती हैं, इसीलिए ये डेल्टा नहीं बनाती हैं। ठीक है, तो बहुत आसान भाषा में मैंने समझा दिया आपको। एस्चुअरी, जैसे कि ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि एस्चुअरी कौन बनाता है। एस्चुअरी यानी कि नर्मदा और ताप्ती दोनों जो है एस्चुअरी बनाती हैं, डेल्टा नहीं बनाती हैं। क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में। अब बात आती है हमारे पॉलिटी यानी कि संविधान की। भारतीय संविधान जो भारत का मतलब दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, दोस्तों देखिए भारतीय संविधान के बारे में शुरुआत से ही चल रहा है, मतलब एक एक चीज़ें मैं कवर कर रहा हूँ। अब यहाँ बात आ गई है दोस्तों नीति निर्देशक तत्व की। ठीक है, जिसे हम लोग DPSP बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में बता दोस्तों, जो नीति निर्देशक तत्व होता है वो राज्यों के बारे में दिया होता है, राज्य के लिए होता है। ठीक है, और जो इसका आर्टिकल होता है वो 36 से 51 तक होता है, मतलब कि अनुच्छेद 36 से 51। 1 से 4 तक आपका भारत राज्यों का संघ है, इसके बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 12 से 35 आपका मौलिक अधिकार दिया है। अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। अब आइए हम लोग सभी नीति निर्देशक तत्वों को देखते हैं। देखिए अनुच्छेद 38 पूछता है एग्जाम में, आर्टिकल 38 में क्या है, तो राज्य लोक कल्याण के बारे में दिया गया है। ठीक है, लोक कल्याण 38 से कल्याण ऐसे मिलाकर के याद कर सकते हैं। मैंने ऐसे याद किया, 38 जहाँ दिमाग में आता है तो हो जाता है लोक कल्याण। ठीक, 39 को में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में दिया गया है, यानी कि समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक, इसके बाद आप लोग 39 गो देख लीजिएगा, धन का समान वितरण। अनुच्छेद 40 इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्राम पंचायतों का गठन इसी में कहा गया है। 41 में क्या कहा गया है, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता की अधिकार दिया गया। ठीक है, 42 देख लीजिएगा आप लोग, 43 भी देख लीजिएगा। 44 इंपॉर्टेंट है, जो नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। और बता दें दोस्तों, जो एक समान सिविल संहिता है वो अभी सिर्फ गोवा में लागू है हुई है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, उत्तराखंड में लागू होने वाली है, लेकिन अभी तक गोवा में ही सिर्फ लागू हुई है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा 46 देख लीजिएगा। 47 48 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कृषि एवं पशुपालन का संगठन इसी में दिया गया है। 48 को आपका पर्यावरण से संबंधित है, इसे ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, बात अब आर्टिकल दोस्तों महत्वपूर्ण जो 50 और 51 देखिएगा कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक्करण कौन करता है, तो आर्टिकल 50। और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की समृद्धि कौन करता है, तो अनुच्छेद जो है 51। ये दोनों भी आपका दोस्तों नीति निर्देशक तत्व में ही आते हैं, अनुच्छेद 350 को और 351। ठीक है, एक चीज़ और नीचे लिखा हुआ है कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। यह कथन किसका है, KT शाह का। ये भी एग्जाम में पूछ लेता है। अब बात आता है मूल कर्तव्य का। देखिए मूल कर्तव्य दोस्तों संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग है दोस्तों, इसे याद रखिएगा आप लोग, मूल कर्तव्य। ठीक है, इसको जो जिक्र किया गया है वो भाग 4 क में किया गया है। ठीक है, 4 में तो आपका नीति निर्देशक तत्व हो गया, और भाग 4 क में आपका मूल कर्तव्य है। मूल कर्तव्य के बारे में डिटेल में भी बताएंगे। जो कर्तव्य है, जो सरदार सुवर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे आपका इसको जो है इसको लाया गया था संविधान में दोस्तों। और 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में, उसके तहत जोड़ा गया था, भी डिटेल में बताएंगे। तो देखिए अनुच्छेद 51 क, इसमें आपका लिखा गया है कि मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 51 बताई दिए आपको। 44 में सिविल संहिता हो गया, 40 में ग्राम पंचायत का गठन हो गया। ठीक है, तो देखिए दोस्तों सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। ठीक है, भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के तहत इसे रखा गया है दोस्तों, जब मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है कि इस मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो एक भी नहीं था। ठीक, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इसे जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। लेकिन जब जोड़ा गया था तब कितने थे, तो 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। लेकिन वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में 11 हैं। अब ये कैसे हैं तो बताते हैं आपको। देखिए वर्तमान में 11 इसलिए हैं क्योंकि जो 86वां संविधान संशोधन आपका हुआ था, कब हुआ था, 2002 में हुआ था। जो 86वां संविधान संशोधन 2002 में, इसमें शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था दोस्तों, जो आपका 11वां आपका मूल कर्तव्य हो गया था। ते भी ध्यान रखिएगा, वर्तमान में कितने हैं, तो 11 हैं। ठीक, 11 मौलिक कर्तव्य हैं वर्तमान में। अगला देखिएगा, भारत में दोस्तों सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था। दोस्तों जो राष्ट्रीय आय का आकलन भारत में सर्वप्रथम किया गया था ना, वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, अब बात आती है दोस्तों बैंक जिस दर पर RBI को पैसा उधार देता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, एक होता है रेपो रेट यानी कि रेपो दर, और एक होता है रिवर्स रेपो दर। तो दोस्तों जब बैंक जिस दर पर बैंक मतलब कि जो बैंक होते हैं, जो छोटे छोटे बैंक होते हैं, या फिर जो स्टेट बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, ऐसे करके जो ये सब बैंक हैं, अगर ये RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को उधार देते हैं तो उससे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो दर बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जो RBI होता है ना, अगर वो आप इनको अगर उधार देता है तो वो रेपो दर पे देता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। और जो ये रिवर्स रेपो निर्धारित किया जाता है वो रिजर्व बैंक के द्वारा ही किया जाता है। समझ लीजिए एक तरह से जो रिजर्व बैंक है यही हेड होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि रेपो रेट वह दर है जिस पर RBI सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है वो अन्य कमर्शियल बैंकों को पैसा उधार देता है, जबकि रिवर्स रेपो दर जो है ऐसी दर है जिस पर कमर्शियल जो बैंक होते हैं वो RBI को अपने पास बचे अधिशेष धन को जमा करते हैं और ब्याज दर अर्जित करते हैं। वर्तमान में जो रेपो दर है आपकी 5.9 है और रिवर्स रेपो दर कितने हैं, 3.35। तो ये चीज़ और ध्यान रखिएगा आप लोग दोस्तों, जो आपकी रेपो दर होती है वो हमेशा रिवर्स रेपो दर से बड़ी होती है। ठीक है, याद रखिएगा इसे। अब अगला क्वेश्चन आ गया, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है। दोस्तों जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं जब ये आकाश में जाते हैं तो इनको जो आकाश का रंग दिखाई देता है नीला न दिख करके कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो देखिए दोस्तों, पाचन तंत्र का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों ये। इसमें बता दें दोस्तों, जो भोजन होता है वो अधिकांशतः आपका जो है छोटी आंत में ही पचता है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे और सबके बारे में हम डिटेल में अभी चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिएगा, आइए हम आगे चलते हैं और डिटेल में देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है अम्ल। अम्ल जो होता है दोस्तों, जिसे हाइड्रोजन प्रतिस्थापित किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, इसमें देखिए यहाँ पर ये चीज़ें लिखा हुआ है, इस चीज़ पर ध्यान दीजिए आप लोग। सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। ठीक है, उसके बाद आपका संतरा में सिट्रिक अम्ल होता है। इमली में कौन सा होता है? टार्टरिक। उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टार्टरिक। टमाटर में ऑक्जेलिक हो गया। दूध में लैक्टिक हो गया। नींबू में सिट्रिक हो गया। चींटी के डंक में मेथनोइक यानी कि मेथनोइक एसिड हो गया। ठीक है, बिच्छू में भी यही होता है। और आपका अंगूर में क्या होता है? टार्टरिक अम्ल होता है। यानी कि इमली और अंगूर, इन दोनों में आपका क्या पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आ गया महत्वपूर्ण दिवस का। विश्व धूम्रपान एवं तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, ये महत्वपूर्ण दिवस है एक प्रकार से, कि दोस्तों देखिए, तंबाकू की वजह से भारत या फिर विश्व में बहुत सारी जानें जाती हैं दोस्तों, लेकिन फिर भी लोग नहीं छोड़ते हैं। ये बहुत गलत है दोस्तों, और इस पर अभी भी रोक नहीं लगाया जा सका है। तो ये अगर अपने आप से जब तक लोग नहीं छोड़ेंगे तब तक ये अपने आप बैन नहीं होने वाला। ठीक है, तो लोगों को जागरूक होना पड़ेगा इसके प्रति, क्योंकि तंबाकू बहुत ही खतरनाक होता है। ठीक है, और इससे कैंसर बहुत जल्द होता है अगर आप इसे छोड़ते नहीं हैं। तो देखिए दोस्तों, विश्व धूम्रपान एवं तंबाकू निषेध दिवस होता है आपका, ये मनाया जाता है 31 मई को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आइए हम अन्य महत्वपूर्ण दिवस देखते हैं मई के। तो 1 मई को इंपॉर्टेंट है, विश्व श्रमिक दिवस यानी कि लेबर डे मनाया जाता है 1 मई को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 3 मई को। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई को। दोस्तों, विश्व रेड क्रॉस दिवस महत्वपूर्ण है, 8 मई को भी मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए नीचे लिखा है ना, विश्व तंबाकू विरोधी दिवस 31 मई को मनाया जाता है। विश्व आतंकवाद, दोस्तों आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई को मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? इसी दिन शायद दोस्तों जो है राजीव जो गांधी थे, इनकी हत्या की गई थी, इसलिए आतंकवाद विरोधी दिवस इसी दिन मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा इसे आप लोग। अब बात करंट अफेयर्स की आ गई, और दोस्तों ये करंट अफेयर्स का सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, मतलब कि हम समझ लिए कि एक क्वेश्चन यहाँ से बनना ही बनना होता है। और वो क्वेश्चन कहाँ से बनता है? जो संयुक्त अभ्यास यानी कि दोस्तों जो आपके ज्वाइंट एक्सरसाइज होते हैं ना, वहाँ से क्वेश्चन पूछता है। और देखिए यहाँ पर लिखा है कि वीर गार्जियन यानी कि वीर गार्जियन 2023 का जो संपन्न हुआ अभी हाल ही में करंट अफेयर का क्वेश्चन है, वो किन देशों के बीच होता है? तो दोस्तों जो वीर गार्जियन हो गया आपका, ये भारत और जापान के बीच में होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो वीर गार्जियन हो गया, धर्म गार्जियन हो गया। ठीक है, ये सभी जापान के साथ होते हैं। अब आइए हम अन्य चीज़ देखते हैं महत्वपूर्ण एक्सरसाइज दोस्तों। देखिए काजिंद है, ये भारत और कजाकिस्तान के बीच होता है। सूर्य किरण आपका भारत और नेपाल के बीच होता है। हरी मऊ शक्ति दोस्तों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये अभी नया है। हरी मऊ शक्ति आपका भारत एवं मलेशिया के बीच में होता है। अष्टरा हिंद, तो इससे पता चल जाएगा भारत ऑस्ट्रेलिया। अग्नि वारियर याद रखिएगा, भारत एवं सिंगापुर के बीच में होता है। समन्वय 2022 पहली बार हो रहा है दोस्तों, इसीलिए याद रखिएगा भारत एवं आसियान देशों के बीच में समन्वय 2022 हुआ है। ठीक, नसीम अल बहर, देखिए दोस्तों, अगर आपको अल मिल गया तो समझ लीजिए कि वो ओमान के साथ होगा, तो भारत और ओमान के बीच में हो गया। गरुण शक्ति, ठीक है, याद रखिएगा, गरुण शक्ति आपका भारत और इंडोनेशिया के। सी विजिल भारत में हुआ था। 18वां युद्धाभ्यास भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, इसे याद रखिएगा। ऑपरेशन बरखाने आपका जो है फ्रांस और अफ्रीका के बीच होता है। ठीक है, कीन स्वाड युद्धाभ्यास आपका भारत अमेरिका और जापान के बीच में हुआ। टाइगर ट्रंप भारत और यूएसए यानी कि भारत और अमेरिका के बीच में टाइगर ट्रंप होता है। गरुण आपका भारत और फ्रांस के बीच में होता है। सिम्बैक्स आप लोग भारत और सिंगापुर के बीच में होता है। ठीक है, जीमैक्स आपका भारत जापान हो गया। पिच ब्लैक एक्सरसाइज दोस्तों, ये बहुराष्ट्रीय एक्सरसाइज में भारत भी भागीदार है। पिच ब्लैक आपका ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया के। उदार शक्ति याद रखिएगा कि ये आपका भारत और मलेशिया की। अल नागा है आपका भारत और ओमान हो गया। ठीक है, रिम्पैक याद रखिएगा, रिम्पैक दोस्तों सबसे बड़ा एक्सरसाइज है, इसका फुल फॉर्म है रिम ऑफ द पैसिफिक अभ्यास। ठीक है, ये पैसिफिक से अभ्यास है, यहाँ पर 28 देश इसमें भाग लेते हैं और भारत भी इसमें शामिल होता है। संप्रीति और बोंगो सागर, ये दोनों आपके बांग्लादेश थे। ठीक है, याद रखिएगा, बांग्लादेश के साथ भारत से होता है। ठीक, वरुण आपका भारत फ्रांस हो गया। दस्टली का आपका भारत उज्बेकिस्तान। लामितीय याद रखिएगा, भारत और सेशल्स के बीच में। स्लाइनेक्स आपका भारत श्रीलंका हो गया। धर्म गार्जियन भारत जापान। पासेक्स याद रखिएगा, भारत और रूस के बीच में होता है। अब अगला क्वेश्चन आ गया, प्यूमा इंडिया ने हाल ही में किसी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? देखिए दोस्तों, ब्रांड एम्बेसडर का क्वेश्चन ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कभी कभार जरूर पूछ लेता है, तो ब्रांड एम्बेसडर आप लोग जरूर जो महत्वपूर्ण है उसको पढ़ लीजिएगा। और प्यूमा इंडिया का जो हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, वो आपका कौन बनाया गया है? तो जो दोस्तों हरमनप्रीत कौर को बनाया गया है। यहाँ पर ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, बल्कि यहाँ पे गलत हो गया है। तो दोस्तों हरमनप्रीत कौर जो है, इन्हें प्यूमा इंडिया का जो है अध्यक्ष, मतलब कि अम्बेसडर बनाया गया, ब्रांड अम्बेसडर बनाया गया है। तो इसमें ऑप्शन नहीं है, तो हरमनप्रीत कौर आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, प्यूमा इंडिया की इन्हें क्या बनाया गया है? ब्रांड अम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, अब आइए हम लोग महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखते हैं 2023 के। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत जल्दी हम एकदम गोली की तरह चलते हैं कि देश की पहली पूरी तरह डिजिटल बैंकिंग राज्य हाल ही में कौन बना है? तो केरल हो गया। सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला कौन है? तो अवनी चतुर्वेदी हो जाएंगी, याद रखिएगा इस से। ठीक है, हाल ही में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 किससे सम्मानित किया गया है? तो थीरू एस नदेशन को दिया गया। ठीक है, उसके बाद तो भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित उत्सव सारंग हाल ही में किस आईआईटी ने शुरू किया है? तो आईआईटी मद्रास ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विश्व आर्थिक मंच 2023 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो स्विट्जरलैंड में। इसके पहले दावोस में हुआ था। ठीक है, और मिस यूनिवर्स 2022 कौन चुना है? तो आर बोनी गैब्रियल, इसे याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, और इसके पहले बता दें दोस्तों,
हाल ही में दोस्तों आपकी जो राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन है, इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, तो अमृत उद्यान कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा चंद्रमा। दोस्तों अभी तक जो सबसे अधिक चंद्रमा वाला जो ग्रह था वो शनि था, लेकिन अब कौन हो गया है, बृहस्पति हो गया है। किसे यूनेस्को ने हाल ही में शांति पुरस्कार से सम्मानित किया था, एंजेला मर्केल को। हाल ही में भारत की पहली एसी डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस कहाँ से शुरू हुई है, तो मुंबई से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद देखिएगा केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया है, तो हरियाणा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जीएसटी काउंसिल की बैठक जो 49वीं बैठक कहाँ हुई है, तो नई दिल्ली में। 48वीं आपकी चंडीगढ़ में हुई थी। ठीक, नीति आयोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, नीति आयोग का जो सीईओ है वर्तमान में वो कौन बने हैं, तो वीवीआर सुब्रमण्यम है। और उपाध्यक्ष कौन है, तो सुमन बेरी हैं। रणजी ट्रॉफी दोस्तों 2023 की जो रणजी ट्रॉफी है वो सौराष्ट्र जीता है, याद रखिएगा। भारत के 80वें जो ग्रैंड मास्टर बने हैं वो विघ्नेश एनआर बने हैं। भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट हाल ही में कहाँ लॉन्च किया गया है, तो तमिलनाडु में। मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, किसे हाल ही में सशस्त्र वीर यानी कि सशस्त्र सीमा बल, ठीक है, क्या महानिदेशक नियुक्त किया गया है। दोस्तों जो सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी है, इसका जो महानिदेशक नियुक्त किया गया वो रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया गया, याद रखिएगा। 2022 का जो बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है वो मीराबाई चानू को दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में दोस्तों किस राज्य ने 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता है, तो कर्नाटक ने जीता है, याद रखिएगा। दोस्तों लेखा महानियंत्रक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है, तो एसएस दुबे ने संभाला है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है कि पागलखाना जो उपन्यास है इसके लिए व्यास सम्मान किसे दिया गया है, तो ज्ञान चतुर्वेदी 2022 का, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ, तो जम्मू कश्मीर में। सरस्वती सम्मान 2022 किसे दिया गया है, तो शिव शंकरी को दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पीएम मित्र योजना के तहत सरकार ने कितने राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क विकसित करेगी, तो 7 राज्यों में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 7 जो है आपकी मेगा टेक्सटाइल पार्क विकसित किया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, 7 राज्यों में। अगला देखिए, अभ्यास सी ड्रैगन 23 में भाग लेने के लिए भारतीय नौसेना का P-81 विमान हाल ही में कहाँ पहुंचा है, तो यूएसए में। बीआरओ रिकॉर्ड कितने दिन में रणनीतिक जोजिला दर्रा खोला है, तो 68 दिन में। ठीक है, भारत और किस देश के बीच में मैत्री पाइपलाइन उद्घाटन हुआ है, तो भारत और बांग्लादेश में। तो ये आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था और ये आपका आज का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा। 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो को कैसा लगा आपको। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।